नमस्कार बच्चों, शिक्षालय के इस मंच पे मैं अभिषेक आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। इनॉग्रेशन के दिन मैंने जैसे आपको बताया था कि एक मैं वीडियो लाऊंगा कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। अब आप लोगों को ये पता होगा कि सामान्य अध्ययन भारत में आप टॉप लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका आप नाम ले सकते हैं। जैसे कि मैं टॉपिक पहले लिख देता हूँ, आप लोगों को सुविधा होगी। देखिए, सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, यह क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है। यह मन में क्वेश्चन मार्क बहुत सारे विद्यार्थियों के रहता है। जब हम लोगों ने अपनी तैयारी का प्रारंभ किया था, यह प्रश्न भी हम लोगों के मन में था। अब इस प्रश्न का समाधान दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखिए, आप पढ़ते जाइए, तैयारी कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं अब तक जो मैंने पढ़ा वो गलत पढ़ा, फिर से नए तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा होता है कि आप किसी बढ़िया से किसी अच्छे से कोचिंग संस्थान की मदद ले लीजिए। उसके बाद मदद लेने के बाद आप उनके कहे अनुसार चलिए। और एक और मार्ग है जो अमूमन लड़के करते हैं, जो तैयारी में नए आते हैं, वो अपने सीनियर्स की मदद लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो सीनियर्स होते हैं वो भी तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने भी जो सीखा होता है अब तक वो ट्रायल एंड एरर मेथड के माध्यम से ही सीखा होता है। वो भी प्रयास करते हैं, वो जो उसको सीखते हैं वो आपको बताते हैं। और समाज की प्रकृति है, समाज में आप कई लोगों से आप लोग मिले भी होंगे। नकारात्मक और सकारात्मक लोग होते हैं। नकारात्मक लोग आपको जो सीधी सी प्रक्रिया है उसको कई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको बता देंगे, जिससे आप पढ़ने से पहले आप उलझ जाते हैं। बहुत लोग सकारात्मक होते हैं तो इतनी सहज तरीके से वो चीज़ को बता देंगे कि कई बार आपको यह महसूस होगा कि अरे यार इतना सीधा कैसे हो सकता है। अक्सर हम विद्यार्थी क्या करते हैं, मैंने अपने छात्र जीवन के प्रारंभिक दिनों में जब मैंने तैयारी प्रारंभ की थी, मैंने भी यही किया था कि मैं अपने सीनियर्स से पूछता था कि सर कौन सी बुक सही रहेगी, कौन सी किताबों को हम लें, किस किताबों के माध्यम से हम तैयारी करें। अब इस चक्कर में 4-5 लोगों से मैंने पूछा और 4-5 लोगों का ओपिनियन अलग अलग था। और तैयारी का जोश ऐसा होता है छात्रों को कि अक्सर वो क्या करते हैं कि जो भी उनको सजेस्ट कर दिया गया किताब, वो किताब खरीद के ले आते हैं। किताब उनके शेल्फ पे आ गया। बहुत सारी पत्रिकाएं बता दी जाती हैं कि योजना ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ ले आते हैं, रख देते हैं शेल्फ पे और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस समय क्या समस्या होती है कि एक मैगजीन ही वो 1 महीने में कवर नहीं कर पाते, तब तक नई मैगजीन आ चुकी होती है। अब पुरानी मैगजीन फिर शेल्फ पे गई, नई मैगजीन आ गई, उसको भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप, वो भी शेल्फ पे चला जाएगा। किताबें आप एक राइटर के ले आते हैं, जैसे इतिहास में ही किसी की ले आए, फिर दूसरी किताबें ले आए, किसी में तथ्य ज़्यादा है, किसी में बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट है, किसी में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया गया है, तो आप इसमें उलझते हुए चले जाते हैं। तो कुछ आयाम है, कुछ बिंदु मैं चुन के लाया हूँ, उस बिंदु पर हमें एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक कुछ उदाहरणार्थ प्रश्न दूंगा। उस प्रश्न को आप देख के समझ जाएंगे कि सामान्य अध्ययन हमसे क्या डिमांड करता है। और जैसे कि शिक्षालय का मोटो था, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या होता है, नए विद्यार्थी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनसीईआरटी की भूमिका क्या है, विषय का अप्लाइड अप्रोच क्या होता है। अप्लाइड अप्रोच की जहाँ तक बात आएगी तो अंतर विषयक समझ क्या होता है, अंतर विषयक समझ का तात्पर्य क्या है, अंतर विषयक समझ हम कैसे विकसित करें, कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस और जो आपका तथ्य याद करने में क्या लाभ है, क्या हानि है। जो विद्यार्थी तथ्य याद ज़्यादा करके जाते हैं उनके साथ परीक्षा में आप देखते होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में गए और बहुत सारा लोग भूल जाते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं नए विद्यार्थियों के साथ भी आती है और पुराने छात्रों के साथ भी आती है। तो नए और पुराने छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखें। हो सके तो अपने पास अपना पेपर और पेन निकाल के रखें और जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगता है, मैं तो एनालिसिस करूँगा ही, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगता है उस बिंदु को आप अपने पेपर पे नोट डाउन कर लें, अपने कागज़ पे नोट डाउन कर लें, लिख लें। उसके बाद मैं
बीच बीच में इस टॉपिक पर आपको याद दिलाता रहूँगा कि तैयारी में किन किन तथ्यों का ध्यान रखा जाना है, कैसे तैयारी किया जाना है। तो इस पर वीडियो आती रहेगी और मैं जब पढ़ाऊँगा तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस चीज़ को मैं आपको कहता हूँ फॉलो करने के लिए, आप उसको फॉलो करके देखिए, फॉलो कीजिए। सफलता की बात मैं नहीं करूँगा, पहले आप तैयारी कीजिए। जब आप तैयारी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके विषय की समझ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले जैसे करते हैं कि सामान्यतः नए विद्यार्थी क्या करते हैं, हम एक बिंदु ले लेते हैं, नए छात्र क्या करते हैं। देखिए, नए छात्र क्या करते हैं। नए छात्रों की समस्या जैसे मैंने बताया, वह पहले करते हैं सलाह लेते हैं। वो किससे? तो सामान्यतः जो आपके सीनियर छात्र हैं उनसे आप सलाह ले लेते हैं। और यह सलाह सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं रहता है। जो आपके सीनियर्स हैं, जितने भी आपके संपर्क में आएंगे, जितने भी आपके मुलाकात में लोग आते जाएंगे, आप उनसे पूछते चले जाएंगे। इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, 3, 4, 5 तक पहुंच जाती है, 6 तक पहुंच जाएगी, 7 तक पहुंच जाएगी। कई बार जहां आप पढ़ने जाते हैं वहां भी शिक्षक से आप सलाह लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या होता है, नए विद्यार्थियों का पहला प्रश्न क्या होता है? सर, इतिहास पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है सर, कौन सा किताब अच्छा रहेगा? कौन सा किताब अच्छा रहेगा, यह प्रश्न होता है। अब यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे वह आपके सीनियर को भी अच्छा लगे, और जो एक सीनियर को अच्छा लगे वही दूसरे सीनियर को अच्छा लगे। क्योंकि आपको पता है कि बाज़ार में किताबों की भरमार है। एक ही विषय पर कई जो लेखक हैं, कई पब्लिकेशंस ने अपनी किताबें उतार दी हैं। अब छात्र क्या होता है कि सामान्यतः किताब के कवर पेज की ओर ध्यान देंगे, सामान्यतः वह किताब के प्रिंटिंग पर ध्यान देंगे, और दुकानदार से भी जाके पूछ लेंगे, भैया ज़्यादा बढ़िया कौन है, ज़्यादा बिकता कौन है। तो जो ज़्यादा बिकता है वो आप खरीद के ले आते हैं। और अलग अलग सीनियर की सलाह पर आप किताबों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते एक ही टॉपिक पर 5-6 किताबें ले आते हैं। किताबों का बोझ बड़ा हो जाता है, और नए विद्यार्थी अक्सर अपने किताबों को देखकर बड़ी गर्व की अनुभूति करते हैं कि मेरे पास तो एक ही राइटर की 5-6 किताबें हैं। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी में सबसे पहले क्या होता है कि लड़के बुक कौन सा खरीदें। फिर सबको बताया जाता है, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या सामान्यतः जीएस के जितने भी पोर्शंस होते हैं उसमें सारे विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि बाबू तुम NCERT पढ़ लो। कहाँ से कहाँ तक? तो लोग बताते हैं कि 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की आप NCERT को पढ़ लीजिए। तो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास की NCERT ले आते हैं। पता चला वो इतना बड़ा बंडल हो गया, उस बंडल को आप लाते हैं। तो अमूमन क्या करते हैं आप, 6ठा, 7वां, 8वां क्लास का किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार तो लड्डू है ये, क्या मतलब कि परीक्षा में ऐसा कुछ पूछता नहीं है। अब NCERT को लेकर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी की हम बात करें तो NCERT में ज्योग्राफी की किताबें आप उठाइए 6 से 12वीं तक की, 6 से 12वीं तक की NCERT की किताबें भूगोल में आपने ले ली। अब पता चला कि मार्केट में लोग कहेंगे कि भाई NCERT से काम नहीं चलेगा, आप एक रेफरेंस बुक भी ले लो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया हो। क्योंकि आपको पता है कि NCERT जो लिखा जाता है वह अकादमिक रूप से लिखा जाता है, वह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा जाता है, बच्चों को नॉलेज देने के लिए लिखा जाता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, जो क्लासेस पर में पढ़ते हैं, जिनको कंपटीशन से कोई खास लेना देना नहीं होता है, उनके पढ़ने के उद्देश्य से NCERT लिखा गया। तो बात सही है कि एक रेफरेंस बुक आपको चाहिए, तो आप एक रेफरेंस बुक भी उठा के ले आते हैं। और एक रेफरेंस बुक नहीं, 2-3 रेफरेंस बुक आ जाते हैं आपके पास। NCERT आ गया, रेफरेंस बुक आ गया, कुछ लोगों की सलाह में आप ले लेंगे कि भूगोल पर कोई आधारित जो मैगजीन निकलती है, पत्रिका निकलती है, आप उसको भी ले लेते हैं। सब कुछ आप जमा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप जब भूगोल को खोलेंगे
तो आपको लगेगा कि अरे यार क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी फिर क्यों पढ़ें, रेफरेंस बुक ही काफ़ी है। तो रेफरेंस बुक आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब रेफरेंस बुक जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको कोई कहता है कि भाई तुम रेफरेंस बुक यदि सीधे से रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो तुम्हारी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो फिर आप मूव करते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि जो छठी क्लास में है उसी का एलिब्रेशन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में दिया गया है। तो आप जो है इस माया जाल में उलझते हुए चले जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। अब मैं आप लोगों को, यह समस्या तो आपको पता होगी कि सभी छात्रों के साथ आम समस्या है, सबके साथ ये समस्या होती है। तो जब सबके साथ ये समस्या होती है तो जो नए विद्यार्थी हैं आखिर वो करें क्या। नए विद्यार्थी अपने किताबों का चयन कैसे करें, अपने तैयारी का शुरुआत कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें। अब है कि प्रारंभ अगर करना है तो क्या प्रारंभ के लिए बंच ऑफ बुक्स, प्रारंभ करने के लिए क्या बंच ऑफ बुक्स जरूरी है? क्या लिमिटेड बुक्स से काम नहीं चल सकता है? क्या एनसीईआरटी हमारी इतनी मदद कर सकती है कि हमें किताब ना खरीदना पड़े, या एनसीईआरटी और बुक्स दोनों मिला के पढ़ना जरूरी है? एक ही बार में मिला लें या अलग अलग करके पढ़ें? नोट्स कैसे बनाएं? ये सब समस्याएं, ये सब जो दुविधाएं हैं किसी भी नए छात्र के दिमाग में चलती ही चलती है। और एक बात गौर कीजिएगा, यदि कोई सीनियर छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यह समस्याएं उनके मन में भी आम होती है। जब तैयारी का 2-3 साल गुजर जाता है तो भी वह इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं। बहुत सारे मैंने अध्यापन के क्रम में पाया, बहुत सारे विद्यार्थी से मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब कवर हो चुकी है? तो मेरे ही विद्यार्थी वो रिलाई करते हैं मेरे दिए गए नोट्स पे, वो रिलाई करते हैं रेफरेंस बुक पे, एनसीईआरटी को छू नहीं पाते हैं। कुछ लड़के कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, एनसीईआरटी के बराबर मेरा पूरा नोट्स तैयार है। तो एनसीईआरटी जब अपडेट हुई, जब लिखी गई तब लिखी गई, लेकिन जो करंट सिनारियो है क्या उसमें एनसीईआरटी को अप्लाई हम कर सकते हैं? क्या एनसीईआरटी उसमें मदद करेगी? ये सारी समस्याओं से जूझना हर एक आदमी को पड़ता है, हर एक छात्र को पड़ता है, और इसका सही उत्तर नहीं मिल पाता है। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात करें तो लोग किताब लेते हैं, उसी समय कागज कलम लेके बैठ जाते हैं और जो टॉपिक होता है उसको लिखना शुरू कर देते हैं पढ़ के, और उनको लगता है कि उनका नोट्स तैयार हो गया, उनका नोट्स तैयार हो गया। अब ये नोट्स जो होता है इसको वो तैयार कर लेते हैं, और एक बार तैयार नहीं करते हैं, एक ही नोट्स को कई बार तैयार करते हैं। नई नई किताबें पढ़ेंगे, नई नई नोट्स को तैयार करेंगे, और पता चला कि उनका हर एक नोट्स अपने आप में अपूर्ण हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? उनका नोट्स अपने आप में अपूर्ण रहता है, क्योंकि उनका नोट्स जो होता है यूनिडायमेंशनल होता है। यदि भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा, यदि कट रहा होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। यदि वो भूगोल पढ़ रहे हैं, यदि वो इतिहास पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि वो एक ही दिशा में इतिहास को लेके चल रहे हैं, एक ही स्केल पर इतिहास उनका बढ़ता जा रहा है। और जब उनका इतिहास एक ही स्केल पर बढ़ता चला जाता है तो पता चलता है कि नोट्स उनका पूरा होने को आया। वह जो है सो प्रारंभ में, जैसे कि मान के चलते हैं आर्कियोलॉजी का कुछ सेक्शन पढ़ लिए, उसके बाद वो स्टोन एज का पढ़ लिए, उसके बाद वो हड़प्पा संस्कृति पे चले आते हैं, उसके बाद वैदिक संस्कृति पे, उसका सो ऑन, वो आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उनका नोट्स जो है यूनिडायमेंशनल हो जाता है। अब छात्रों को ये हमेशा रटना पड़ता है कि सिकंदर ने किस मार्ग से आक्रमण किया, छात्रों को ये रटना पड़ता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरफ से आक्रमण किया। लेकिन छात्र को अगर ये समझा दिया जाए कि भारत में आक्रमण करने के संचार साधन के विकसित होने से पहले, क्या मैं बोल रहा हूं, संचार साधनों के विकसित होने से पहले भारत में आने का जो मार्ग था वह पश्चिमोत्तर भारत से गुजरता था। क्योंकि आपको पता होगा कि आप नाम सुने होंगे उसका,
खैबर दर्रा, गोमल घाटी और बोलन घाटी। इस तीन का तो नाम सुने होंगे। तो यही तीन पश्चिमोत्तर भारत में मार्ग प्रदान करता था हिमालय को क्रॉस करने का। तब तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि सिकंदर ने यहाँ से आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से आक्रमण किया, ये मतलब कि पर्टिकुलर आक्रमणकारी कुषाण ने किधर से आक्रमण किया, आखिर मिलिंद का शासन पश्चिमोत्तर भारत की तरफ क्यों था। ये सब चीज़ों की समझ अगर आपको हो जाएगी तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि भाई आने का मार्ग यही था। संचार साधन जब डेवलप नहीं था, जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था, जब समुद्री अन्वेषण नहीं हुआ था, तो इस दौरान जो भी भारत में आक्रमणकारी आए होंगे सामान्यतः स्थल मार्ग से आए होंगे। सामान्यतः अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः स्थल मार्ग से आए होंगे। तो स्थल मार्ग के लिए कौन सा एक्सेस, यही तीन एक्सेस की बात करेंगे हम लोग। अब भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं तो आप क्या रटने जाएंगे कि गुजरात का कल्चर ऐसे है, वहाँ व्यापार ज़्यादा है। पश्चिमोत्तर भारत में राजस्थान का खान पान वैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का भोजन ऐसा था। उत्तर वैदिक काल में भोजन ऐसा था। उत्तर वैदिक काल की संस्कृति कैसी थी। तो इस प्रकार के चीज़ों को अलग अलग याद करने से बेहतर है कि यदि हम ये समझ लें कि जिस क्षेत्र में संस्कृति उसी पर डिपेंड करती है, क्षेत्र की संस्कृति उसी पर डिपेंड करती है जैसा उसका पर्यावरण या उसका भौगोलिक संरचना, भौगोलिक दशाएं, संरचना मत बोलिए, दशाएं होंगी, वैसा ही उसका डिपेंड करेगा ना। उनकी किसकी भौगोलिक दशाएं कैसी है, उसकी भौगोलिक दशाएं जैसी होंगी, तो इस पर यह डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की संस्कृति क्या होगी। तो यदि आप भौगोलिक दशाओं को समझ लेते हैं, यदि आप उस भूगोल को इतिहास से जोड़ देते हैं, तब आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुजरात के कल्चर पे हम क्या लिखें। आखिर प्रश्न ये है कि एक प्रश्न मन में आता होगा कि भारत में पूरे भारत का आर्यीकरण हो गया, लेकिन दक्षिण भारत का आर्यीकरण लेट से क्यों? वहाँ द्रविड़ संस्कृति अभी भी अपने रंग रूप में फल फूल रही है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है। तो ऐसी क्या बाधाएं थी कि द्रविड़ संस्कृति की तरफ जो है सो आर्यीकरण तेजी से नहीं हो पाया? ऐसी क्या बाधाएं थी? तो आपको पता है कि मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल है, और दक्षिण भारत की तरफ जाना भी बहुत ही कठिन था उस समय में, जब संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था, दूरस्थ क्षेत्रों में जाना मुश्किल था। तो वहाँ पर एक अलग से ही डिस्टिंक्ट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, अलग ही कल्चर बना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को जोड़ना कैसे है, कैसे हम चीज़ों को पढ़ें। चीज़ों को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अगर हमको किसी भी क्षेत्र के भारत के मृदा के बारे में पता हो और हमको ये पता हो कि इस मृदा में फसल कौन कौन सी होगी, तो हमें ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा कि बिहार में कौन सी फसल होती है, चाय बागान के आसाम में फूलने फलने का कारण क्या है, दार्जिलिंग में फलने फूलने का कारण क्या है, रबर का प्लांटेशन भारत में कहाँ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको अगर समझना है तो मृदा के साथ हम फसल को जोड़ सकते हैं। इसमें हम जोड़ सकते हैं कि वर्षा का वितरण कितना है, तो इन चीज़ों को यदि हम जोड़ लेते हैं, कटिबंधों को जोड़ लेते हैं, ताप कटिबंध, जब से जैसे आप लोग सब्जेक्ट में आएंगे सब चीज़ आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी होगी। तो ताप कटिबंध का क्या महत्व है, अगर इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमको अलग अलग राज्य के अलग अलग फसलों को याद करने की भी आवश्यकता है? क्योंकि आप याद करके परीक्षा में अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आप पर्टिकुलर उस पॉइंट को भूल जाएं। लेकिन यदि आप परीक्षा में कोई प्रश्न पूछता है और आपको पता हो कि अरे तमिलनाडु में अच्छा हाँ आसाम में लेटराइट मिट्टी है, वर्षा हाँ बस वर्षा का वर्षा ज़्यादा होती है, ढलुआ है इसलिए चाय होता है, हाँ वर्षा चाय की उत्पत्ति के लिए
अधिक बारिश चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के कहने का बात है कि इसी चीज को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, और इसी को बोलते हैं अप्लाइड स्टडी। अब यहां पर यदि हम सिर्फ वर्षा का वितरण एमएम में याद कर लें, हम मिट्टी का प्रकार याद कर लें और इसको हम जोड़ नहीं पाएँ, भारत में आक्रमण की तारीख को हम याद कर लें, आक्रमणकर्ताओं को हम याद कर लें और इसको हम ये नहीं समझ पाएँ कि उनका आक्रमण का दिशा हमको बार बार रटना पड़े, यदि हम ये नहीं समझ पाएँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और भारत में हिंदुत्व को वह जबकि दबा सकता था फिर भी दबा नहीं पाया, तो इसका क्या रीज़न रहा होगा। आपको पता है कि उस समय भारत में उतना कोई सशक्त राजवंश भी नहीं था जो कि उसको रोक सके। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो सनातन धर्म चला रहा था, हिंदुत्व चला रहा था, हिंदूवादी धर्म चला रहा था, उसकी प्रकृति कैसी है, तब तो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? मेरी बात से आप अगर सहमत हैं तो अब हम एक सीधी मुद्दे पे आते हैं कि अब एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए। एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ा जाए कि आपके चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो या लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो या सीडीएस का एग्ज़ाम हो, जिसमें एनसीईआरटी हमको भरपूर मदद कर सके और एनसीईआरटी का इफेक्टिव स्टडी कर सके, एनसीईआरटी को हम अधिक से अधिक उपयोग कर सके। यह बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है और यह बात मेरी व्यक्तिगत रूप से आजमाई हुई चीज़ है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी आप नई और पुरानी, मैं इस विवाद में ज़्यादा नहीं पड़ता। जब एनसीईआरटी नई वाली आ चुकी है तो स्वाभाविक है प्रश्नों का प्रकृति बदला है और नई वाली भी उतनी ही यूज़फुल है, नई वाली ही पूरी यूज़फुल है, उसको पूरा प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करे प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी वाली को भी रेफरेंस में रख लीजिए यदि आपको अवेलेबल होता है, पुरानी वाली को भी पढ़िए। पर पढ़ने का तरीका क्या होगा कि पहले आप क्या कीजिए, छठी क्लास से आप एनसीईआरटी उठाइए और उसको एक, जैसे कि आप इतिहास उठाते हैं एनसीईआरटी में, तो कोशिश कीजिए कि छठी से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी के इतिहास का पहला रीडिंग कर लें। क्या होगा? फर्स्ट रीडिंग होगा। अब फर्स्ट रीडिंग में आपको ये नहीं करना है कि इसको हमको रट लेना है। बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ों से आप कंफ्यूज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई अंडरलाइन नहीं करना है, कोई कॉपी कलम लेके नहीं बैठना है। जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी को आप लीजिए 6 से 12वीं तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में एक आउटलाइन बन जाएगा। दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग अपने आप आपका जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा दिमाग सोच लेता है आपका। अवचेतन मन का नाम तो आप सुने होंगे। अवचेतन मन में आपके 6 से 12वीं तक के इतिहास का आउटलाइन क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको ये फिर सलाह देना चाहूँगा कि एक ही बार में सही विषय तैयार करने की कोशिश ना करें, सही विषय तैयार करने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात है कि इस भ्रम में भी मत पड़िए कि कितनी देर पढ़ा जाए, कितनी तेज़ी से पढ़ा जाए, कितनी देर कितना तेज। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप पढ़िए। अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस मत डालिए कि अरे आज हम 3 ही चैप्टर पढ़ पाए, आज हम 4 ही चैप्टर पढ़ पाए। एक समय ऐसा आएगा जब आप पढ़ते जाएंगे, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो पहली रीडिंग में क्या करना है आपको, इतिहास हो या भूगोल हो या राज व्यवस्था हो, किसी भी किताब का कोई भी टॉपिक आप 6 से 12वीं तक आप पढ़ लीजिए, मिक्स मत कीजिएगा। इतिहास पढ़ लिए, उसके बाद फिर भूगोल पढ़ लिए। 1 मिनट बाबू, जरा सा पानी हम पी लें, थोड़ा सा इतना लिबर्टी आप लोग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको मिक्स नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, आपको मिक्स नहीं करना है, आपको पढ़ना है इतिहास। तो इतिहास 6 से 12वीं तक आप पढ़ लिए फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद क्या होगा, बारी आएगी सेकेंड रीडिंग की। तो सेकेंड रीडिंग में क्या कीजिए
कि आप कॉपी ले लीजिए, और नहीं तो उससे बेहतर तरीका है कि आप एक पेंसिल रखिए, पेंसिल होता है ना, ब्लैक पेंसिल रखिए, और फर्स्ट रीडिंग में के बाद जब आप इतिहास पढ़ना, इतिहास या कोई भी टॉपिक पढ़ना आप शुरू करेंगे, तो किताब में जो आपको, बुक में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, ये मत नहीं समझिए कि आपके दोस्त ने इस लाइन को अंडरलाइन किया तो आप भी उसी को अंडरलाइन करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है आप उसको बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर से आप 6 से 12वीं तक पढ़ लिए और सबको अंडरलाइन कर लिए, तो सेकेंड रीडिंग आपका समाप्त हो गया। यह देखिए, बहुत लोगों ने सुना भी होगा आपने कि अब 3 महीने में मैंने एनसीईआरटी खत्म कर लिया, 4 महीने में खत्म कर लिया। पढ़ना खत्म हो सकता है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और तैयारी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इस बात को आप माइंड मेकअप कर लीजिए। क्यों कहता है लोग कि सिविल सेवा में 1.5 साल देना पड़ता है, किसी एसएससी में भी 1 साल कम से कम देना पड़ता है? इसका कारण है क्योंकि सिलेबस जो आपका होता है उसी हिसाब से तैयार किया गया रहता है कि आपके पेशेंस की, आपके परिश्रम की अधिकतम परीक्षा वो कर सके, क्योंकि उसको एक क्वालिफाइड ऑफिसर चाहिए, और क्वालिफाइड ऑफिसर के पास धैर्य होता है, धीरज होता है, सिचुएशन टैकल करने की क्षमता होती है, उसके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को जब वो टैकल कर लेता है तभी वह अफसर बन पाता है। तो सेकेंड रीडिंग में आप क्या करेंगे? अंडरलाइन। अब बारी आती है थर्ड रीडिंग की, समझ गए? फिर एक थर्ड रीडिंग भी होगा। थर्ड रीडिंग में क्या कीजिए, अपना आप ले लीजिए नोटबुक, नोटबुक ले लीजिए। अब जो इसको आपने अंडरलाइन किया है, तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पेंसिल का नाम इसलिए लिया था, आप उसको मिटा दीजिए। अब तीसरी बार क्या कीजिएगा, नोटबुक पर या तो आपको अंडरलाइन वाला मन करेगा कि इसको हम नोटबुक पे उतार लें, ये जरूरी है, और नहीं तो आपको मन करेगा कि नहीं उस समय मैं नया था इसलिए इसको अंडरलाइन कर लिया, अब कुछ ऐसे नए तथ्य मेरे सामने आ रहे हैं जिसको मैं नोटबुक पर पॉइंट वाइज, उस शीर्षक के एक आपका हेडिंग रहेगा, उस हेडिंग के नीचे उसको पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव नोट से मत जाइएगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जितना सरल रख सकते हैं उतना सरल कीजिए। थर्ड रीडिंग में क्या करेंगे, आप नोटबुक लेंगे, हेडिंग बनाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को आप लिखना शुरू कर देंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को आपने लिख लिया, उसके बाद यही काम आपको 6 से 12वीं तक करना है। अब इसमें क्या करना है कि 6ठी क्लास में यदि आपने पढ़ा, मान लेते हैं, या 7वीं क्लास में आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन को 6 से 12वीं तक में आप खोज लीजिए, और जितना पॉइंट आपको मन करता है लिखने का उसको आप नोट्स में लिख लीजिए। आप देखेंगे कि पहली रीडिंग के तुलना में दूसरी रीडिंग में आपको कुछ अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं, तीसरी रीडिंग में उससे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, समझ गए? 3 रीडिंग हो गया। अब इसके बाद आएगी बारी फोर्थ रीडिंग की, यह आपका फाइनल रीडिंग होगा। फोर्थ रीडिंग की बारी आएगी। फोर्थ रीडिंग में आप क्या करेंगे कि आपने एक नोट्स ऐसा बनाया जिसमें आपने सिर्फ पॉइंट लिखा है, उसमें तथ्यों का भी समावेश होगा ना, पॉइंट है भैया तो तथ्यों का समावेश होगा। अब जो ये आपका फोर्थ रीडिंग होगा, इसमें क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी के किताब के पीछे में अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखने की कोशिश करें। यदि एसएससी वाले हैं तो इसको पढ़ के आप 1 लाइनर पॉइंट, और आप चाहेंगे इसको और विस्तृत होता चला जाएगा। हर पेज में आप एक फुट नोट छोड़िएगा, एक जगह छोड़िएगा जहां पर कि आप कुछ अतिरिक्त जोड़ सके। आप हंसिया छोड़ते हैं ना, वहां पर भी आप अतिरिक्त रूप से अलग कलम से लिख सकते हैं, अलग रंग से लिख सकते हैं, जो कि आपका ध्यान आकर्षित करता रहे। तो फोर्थ रीडिंग में आपको अभ्यास प्रश्न बनाना है और कोशिश करना है कि जो पिछले विगत वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्ष के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को, अगर हड़प्पा संस्कृति का आपने नोट्स बनाया तो मुख्य परीक्षा में जितने भी, या पीटी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। एक तो अभ्यास प्रश्न बनाएंगे ही आप, उसके बाद क्या करेंगे, विगत वर्षों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस बनाएंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। यदि आपका अभ्यास प्रश्न पूरा बन रहा है, यदि आपका अभ्यास प्रश्न जो एनसीईआरटी के पीछे दिया गया है, किताब हर चैप्टर के पीछे दिया गया है, यदि वो पूरा बन रहा है, तो उस पूरा बनने के बाद यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में दिक्कत होती है
तो क्या करेंगे आप, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को आप वहाँ पर जो बनता है उसको बनाएंगे, जो नहीं बनता है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बारी आती है कि छोड़ेंगे तो उसका करेंगे क्या। तो बच्चों मैंने जैसे पहले बताया कि NCERT एक बार लिखी जाती है, उसको जो है सो समय के हिसाब से अपडेट धीरे धीरे होता है। तो जो भी बढ़िया स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 राइटर, मैक्सिमम 1 से 2 राइटर, 5-6 किताबों की मैं सलाह नहीं दूंगा। और मैं एक वीडियो लाऊंगा इस पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर डिमांड करते हैं कि किन किन बुक लिस्ट वगैरह बता दिया जाए, किन किन किताबों को हम रेफ़र करें, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ इस पर भी आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, आपके कुछ प्रश्न होंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब आप डिफरेंस स्टैंडर्ड डिफरेंस बुक लेंगे, इस स्टैंडर्ड डिफरेंस बुक को पढ़ेंगे। अब इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे दिया है, इसमें क्लाइमेट चेंज कैसे दिया है, मान लेते हैं भूगोल की बात होगी तो क्लाइमेट का कैसे दिया है, कटिबंध क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, सब जब आप इसको पढ़ेंगे और अपने नोट्स को पढ़ेंगे, NCERT तब खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके नोट्स में सब कुछ आ चुका है। तब NCERT खोलने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में आ चुका है। आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, सफलता पानी है तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि एक अफसर जो होता है, एक ऑफिसर जो होता है, वह समाज की आने वाली तात्कालिक समस्याओं को तुरंत एड्रेस करता है। उसके पास इतना समय नहीं होता है साल भर तैयारी का। तो यह साल 1.5 साल की तैयारी आपको उसी माइंड लेवल पे ले जाएगी कि आप जब इस बुक को पढ़ेंगे, रेफरेंस को पढ़ेंगे और उसको जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि विगत वर्षों के लगभग सारे प्रश्न आपके सॉल्व होते चले गए। समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको ये करना पड़ेगा। तो जब विगत वर्षों के सारे प्रश्न सॉल्व होने लगे पीटी के, तब बारी आती है कि भाई मेंस आंसर राइटिंग में क्या किया जाए, मेंस आंसर राइटिंग क्या होगी। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, मेंस आंसर राइटिंग को कैसे बनाया जाए। ठीक है, मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? सहमत होना भी चाहिए आपको, क्योंकि यह मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं यह सबसे बेस्ट तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि NCERT को कैसे पढ़ें। अगर आप NCERT को ऐसे पढ़ते हैं तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तैयारी उस स्तर पे पहुंच जाएगी जहां पर आप किसी भी सीरियस कंटेंडर से खड़े होके बेहिचक किसी भी मुद्दे पर तथ्यपूर्ण और सारगर्भित बातें रख सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ चुके होंगे कि NCERT पढ़ना कैसे है। एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ें। 4 रीडिंग्स का मैंने आपको टाइम दिया, 1, 2, 3 एंड 4th रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन करना है, 3rd रीडिंग में नोट्स बनाना है, 4th रीडिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम्स वगैरह का। समझ गए मेरी बात को? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहां पर मैं ये इस टॉपिक को खत्म करता हूं कि NCERT कैसे पढ़ें। ठीक है, और इसमें जितनी भी बातें मैंने आपको टिप्स बतलाई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसको नोट कर लेंगे या इस वीडियो को बार बार चला के देखेंगे। और मेरे ख्याल से नोट्स कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बार बार आप वीडियो देख नहीं पाते हैं। कॉपी कलम उठाइए और नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब रही बात एक महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करें, इंटर सब्जेक्टल या अंतर विषयक समझ, अंतर विषयक समझ कैसे विकसित करें। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर विषयक समझ कैसे करें, यह पीटी में भी, आप इस SSC का भी ले लीजिए एग्जाम। अब 1 लाइनेड प्रश्नों का जमाना नहीं रहा, प्रश्न हमेशा अप्लाइड पूछे जाते हैं। BPSC की बात कीजिए तो BPSC में आपको पता होगा ऑप्शन A आता है, B आता है, C आता है, D आता है और एक ऑप्शन E भी आता है। और E क्या रहता है? एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं,
समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये ऑप्शन अपने आप में जानलेवा है, यह ऑप्शन अपने आप में जानलेवा है। अब आपको पता है कि 4 ऑप्शन किसी के पता है, मैं उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन भी दूंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको देखते ही कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे यार ये तो नहीं, अच्छा ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, अरे क्या करें, ये प्रश्न होता है, क्या करें। कई बार विद्यार्थी सेफ साइड खेलने के लिए ई पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं और पता चलता है कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहे हैं, 15-16 को ई रहता है, बाद बाकी जो तो क्या रहता है, जो ऑप्शन है सो ऑप्शन ही रहता है। ये आपको कंफ्यूज करता है, बीपीएससी कंफ्यूज कर रहे हैं सिर्फ एक ऑप्शन के सहारे। अगर इस ऑप्शन को निकाल दिया जाए तो बीपीएससी बहुत आसान हो जाता है पीटी उसका। उसी प्रकार से एसएससी की बात करें तो उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में एक ही विषय से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन ऐसे इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बोल दें कि एक क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का वितरण सबसे अधिक निर्भर करता है डैश। भारत में वर्षा का वितरण सबसे अधिक निर्भर करता है डैश, और 4 ऑप्शन अगर हम दे देते हैं, पहला ताप कटिबंधों के आधार पर, एक हो गया, क्या हो गया, ताप कटिबंधों के आधार पर। दूसरा ऑप्शन दे देते हैं पर्वत की अवस्थिति के आधार पर, और तीसरा ऑप्शन हम दे देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के मात्रा पर, और चौथा ऑप्शन अगर हम दे देते हैं, आपके फ्रेम में शायद मैं ये आ रहा होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, चौथा ऑप्शन महासागरीय प्रभाव के कारण। ठीक है, अब यह इसमें चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसमें चारों सही है, ऑप्शन कोई गलत नहीं है। अगर आप वर्षा का वितरण पढ़ेंगे, भारत में वर्षा पढ़ेंगे तो सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, वर्षा का वितरण सबसे अधिक निर्भर करता है, सबसे अधिक निर्भर करता है। तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पता है ना, सबको टिक मार दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून सब मार देगा टिक। लेकिन आपको पता है कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है वह पर्वत के अवस्थिति के आधार पर ज़्यादा बरसती है। चेरापूंजी, मानिसराम का नाम लीजिए, अरावली राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के पैरेलल में वो पड़ जाता है पर्वत श्रेणी। मानिसराम में चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वह हवाओं को रोकता है। पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वह हवाओं को रोकता है, वर्षा की हवा, मानसूनी हवा ऊपर चढ़ती है, संघनन होता है, वृष्टि होती है। लेकिन उसके पीछे महाबलेश्वरम के जस्ट पीछे पुणे पड़ता है, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ वर्षा नहीं होती है। तो अब आपको तय करना है कि क्या आप ये बताइए कि पर्वत की अवस्थिति कितना मायने रखती है, कहाँ बरसेगा कहाँ नहीं बरसेगा, यह भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। महासागरीय प्रभाव की बात करेंगे तो जब आपका ज्योग्राफी का क्लास चलेगा तो आप अल नीनो इफेक्ट, ला नीना इफेक्ट भी पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा। इंडियन ओशन डाइपोल भी पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा। पोटेशियम की थ्योरी भी पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा। जेट स्ट्रीम का रोल भी पढ़ेंगे, तिब्बतीय उच्च भूमि का रोल भी पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि आपको भारत में वर्षा का वितरण कैसे कैसे प्रभावित होता है। समझ गए? तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, अंतर विषयक समझ बनानी है। जैसे कि एक उदाहरण मैंने इनॉग्रेशन वीडियो में ही दिया था एग्रीकल्चर का। ये वीडियो थोड़ा सा बच्चों लंबा हो रहा है, आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? मुझे लगता है कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब जैसे कि एक हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दा ले लेते हैं बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा
कि जब तक पेट खाली रहता है किसी का कोई काम नहीं होता है। पेट भरता कैसे है? कृषि से ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब भारत में कृषि किस चीज पर निर्भर करेगा? सिंचाई पे, मृदा पे, उर्वरक पे, करेगा ना। इन सब चीज़ों पर क्या होगा? कृषि निर्भर करेगा। ठीक है, जलवायु पे, कुल मिला के। तो ये पोर्शन किसका होगा बच्चों? भूगोल का ना। कृषि की तैयारी की बात मैं कर रहा हूँ। अब कृषि रोजगार कितना देता है? पहले आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कृषि रोजगार कितना देता है? इसका जीडीपी में योगदान कितना है? हमारे निर्यात में इसका योगदान क्या है? प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण जो होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये कितने लोगों को रोजगार दे रहा है? तो क्या यह एग्रीकल्चर जो है आपके इकोनॉमिक्स में घुस गया? घुस गया ना। अब यही बात आप सुन रहे होंगे, बड़ा शोर शराबा जलवायु परिवर्तन का। तो क्या जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? उत्पादन घटने की आशंका है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो है रासायनिक उर्वरक से जलवायु में हानि हो रही है, तो इसको यदि हम कर देते हैं, ऑर्गेनिक में बदल देते हैं, तो क्या हमारे खाद्य सुरक्षा पे असर पड़ेगा? तो एग्रीकल्चर कहाँ चला गया? भूगोल में, इकोनॉमिक्स में, इकोलॉजी में। अब जहाँ उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा बच्चों, वहाँ पर क्या होगा? वंचित वर्ग होगा। वंचित वर्ग होगा। वंचित वर्ग के पेट में अगर अनाज नहीं हो तो वह असंतुष्ट होगा, और असंतुष्ट होगा तो उसकी असंतुष्टि सरकार के विरुद्ध विद्रोह में झलकेगी। तो सरकार के विरुद्ध विद्रोह होगा तो क्या यह आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? है ना? समझ रहे हैं विषय कैसे जुड़ा जा रहा है? अब इसकी बात करते हैं, जब ये आंतरिक सुरक्षा का ही मुद्दा हो गया, इकोनॉमिक्स का मुद्दा हो गया, इकोलॉजी का मुद्दा हो गया, ज्योग्राफी का मुद्दा हो गया, सारे चीज आपस में एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, तो इस एग्रीकल्चर को पढ़ा कैसे जाए? तो जब हम एग्रीकल्चर को इन सारे आयामों में जोड़ के पढ़ लेंगे, जब कृषि को सारे आयामों में जोड़ के पढ़ लिया जाएगा, तब आपका एग्रीकल्चर का जो नोट्स होगा कृषि का, वह क्या होगा? वह क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। और आपको कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाए, कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ दिया जाए, आप इसका उत्तर देने में सहज होंगे। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। समझ गए? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, और विषय को आपस में कैसे घुसाना है, वह प्रक्रिया यहां से आरंभ होती है। जैसे कि कृषि का एक उदाहरण ले लिए, अब किसका उदाहरण ले लें जिसमें आपको संतुष्टि आवे? हम ले लेते हैं वन संरक्षण का मुद्दा, सीधे सीधे पर्यावरण विज्ञान से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण विज्ञान से जुड़ा हुआ वन संरक्षण का मुद्दा। अब वन उत्पादों को अगर हम ज़्यादा संरक्षित करें, एक सीमा से अधिक संरक्षित करने पर, इस पर हम फोकस करने लगें, कार्बन इमिशन को रोकें और वन को ज़्यादा लगाएं, तो क्या हमारे खाद्य सुरक्षा पे असर नहीं पड़ेगा? खेती के लिए जमीन तो बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, तो जमीन भी उसी हिसाब से चाहिए। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से आपको जमीन भी चाहिए। तो आप वन लगाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? ठीक है। और यदि पर्याप्त वन संरक्षण करेंगे,
टिम्बर की कमी होगी, लकड़ी की कमी होगी, तो क्या आपके इंडस्ट्रीज पे असर पड़ेगा? ये मन में प्रश्न है। अगर मान के चलते हैं वन संरक्षण नहीं करते हैं, जीव जंतु या फिर जो भी फ्लोरा एंड फ्यूना इसको बोलते हैं, अगर समाप्त होने लगे तो क्या आपके इकोसिस्टम पे जो असर पड़ेगा, क्या आप उसका लागत वहन कर सकते हैं? यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। सब कुछ हिसाब किताब लगा लीजिएगा तो आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जैसे ही बात करेंगे तो यहां पर फिर से इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इकोलॉजी आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जीएस की तैयारी कैसे करें। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी को कैसे पकड़ें। एनसीईआरटी को आप वैसे पढ़िए और अपने आप में वो समझ विकसित कीजिए कि जीएस में क्या हमको चाहिए। और यह सिर्फ मेंस के लिए नहीं है बच्चों, यह आपके पीटी में भी उतना ही मददगार होगा, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर जो पीटी के प्रश्न पूछे जाते हैं वह कथन के रूप में होते हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस होते हैं। और स्टेटमेंटल्स क्वेश्चन जितने भी होते हैं वह एक ही क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है, जिसमें आपके विषय के गहरी समझ की परीक्षा की जाती है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? विषय की गहरी समझ की परीक्षा की जाती है। अब यह वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि मैं एक छोटा वीडियो लाऊंगा, छोटा वीडियो, जिसमें प्रीवियस ईयर के 2-4 पीटी के क्वेश्चन होंगे और कुछ मेंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पीटी मेंस का क्वेश्चन होगा, उस पर हम उसको सामने रख के चर्चा करेंगे कि इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहाँ डिमांड करता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पर आज से ही लग जाइए। एनसीईआरटी को जैसे मैंने कहा वैसे ही पढ़ना शुरू कीजिए। इस भ्रम में मत रहिए कि एनसीईआरटी 1-2 महीने का चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने का चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए, सीधे रेफरेंस बुक पर मत आइए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका रामबाण है। एनसीईआरटी आपकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स को उसी हिसाब से बनाइए। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग, और इसको मैं लेक्चर नहीं कहूँगा, यह इस बातचीत के रिगार्डिंग आपको जो भी समस्याएं होंगी, मन में जो भी दुविधाएं होंगी, जो भी क्यूरीज होंगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में दें। उसको पढ़ने के बाद उसको एड्रेस किया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों को समाहित करके एक वीडियो आपके सामने ला सकूँ। विषय वस्तु पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जैसे मैंने बताया पीटी मेंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला एक छोटा सा वीडियो बनेगा। उस वीडियो को आप देखेंगे, जिससे कि यह जो टॉपिक है आपका और क्लियर हो जाएगा। उन दोनों वीडियो को आप जोड़ कर देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। और ज़्यादा कुछ बात अब नहीं करूँगा मैं। आज का टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते होंगे, और इस कोविड महामारी में आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और आपसे एक ये भी अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, इससे हम आपके और करीब आते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, शिक्षालय का एक मोटो ये भी है कि जो वंचित वर्ग हैं उनकी मदद करना, उसमें यह आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।